में इलेक्शन लॉ में अपने आप में अपराध है, पर वो करते हैं, पर इलेक्शन उससे नहीं जीतते हैं। इलेक्शन बुनियादी तौर पे ईवीएम से जीतते हैं। उसकी सबसे बड़ा सबूत यह है, मोदी जी ने अपने सारे बड़े बड़े लीडर्स को दरवाजा दिखा दिया। किसी की जरूरत नहीं है मोदी जी को। जब तक ईवीएम है, ना अडवाणी जी की जरूरत है, ना शिवराज सिंह जी की जरूरत है, ना योगी जी की जरूरत है, ना गडकरी जी की जरूरत है, ना किसी भी और राजनाथ सिंह जी की। आदाब, मैं सलीम चौधरी, आप देख रहे हैं आरपीएम भारत न्यूज। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महमूद प्राचार्य से। जैसा सर आपने अभी बताया था कि हम 50 मशीनें चाहते हैं जो कि लाइव हैंड करके दिखाएंगे। अब से पहले बहुत लोग कोर्ट गए, कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया और लोगों ने प्रदर्शन भी किया, सब कुछ किया। आप भी 5 से 6 तारीख में दोनों दिन आप प्रदर्शन के लिए कह रहे हैं और आप मांग रहे हैं कि 50 मशीनें हमें मिले तो हम लाइव करके दिखाएं उसको कैसे होती है। तो क्या ये संभव है, आपको मशीनें मिलेंगी? देखिए, हमने दूध का दूध और पानी का पानी करने की एक ऐसी तरीका बताया है कि जिससे हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या हो जाएगा। अब चुनाव आयोग खुद ही ये चैलेंज करता रहा है पब्लिक को कि आओ और हैक करके दिखाओ मशीनें, तो हम उस चैलेंज को स्वीकार कर रहे हैं। चुनाव आयोग को भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए अगर ये ईवीएम मशीनें उनकी सच्ची हैं, और अगर ये मशीनें झूठी हैं तो उनको परेशानी होगी। हमें 50 मशीनें नहीं देंगे। क्या आपको लगता है चुनाव आयोग किसी दबाव में है? मुझे लगता है भारत का हर संस्था दबाव में है, और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस, जो सबसे ताकतवर संस्था है हमारी, उसके 4 जजेस का 2018 में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, और उसके बाद अभी जस्टिस कौल जो रिटायर हुए उनका यह कहना कि सुप्रीम कोर्ट से यह उम्मीद करो आप कि हम अपोजिशन का काम करेंगे। यह गलत उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट अपोजिशन का काम नहीं करेगी। अपोजिशन को एक तरीके से उन्होंने यही कहा है कि पीसफुल प्रोटेस्ट के जरिए, दूसरे तरीके जो संवैधानिक है उसके जरिए से अपना काम करना चाहिए। आवाम को सड़कों पे आके अपने संवैधानिक हकूक जो है और लेने चाहिए और देश को बचाना चाहिए। ऐसा अभी सिटिंग जज साहब ने इंडियन एक्सप्रेस को इंटरव्यू देके कहा है, अभी 5-6 दिन पहले। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज की ये प्रेस वार्ता आने वाली 5 जनवरी और 6 जनवरी को ईवीएम हटाओ आंदोलन को आगे बढ़ाने की श्रृंखला के लिए और देश के सभी लोगों को इससे अवगत कराने के लिए बुलाई गई। तमाम देश के संगठन लंबे समय से अपने अपने संसाधनों के हिसाब से अलग अलग जगह पर संविधान बचाओ, ईवीएम हटाओ, तमाम तरीके के आंदोलन चला रहे हैं। लेकिन टुकड़ों में बटे हुए आंदोलन अगर इसी तरीके से चलते रहे तो 2024 के लोकसभा के चुनाव से पहले राष्ट्रीय स्तर पर वो दबाव नहीं बन पाएगा जिस दबाव की आज इस सरकार को हटाने के लिए जरूरत है। इसलिए 5 जनवरी को गेट नंबर 4 से 4 बजे पटियाला हाउस से पैदल यात्रा, पैदल मार्च की शुरुआत होगी जो चुनाव आयोग के कार्यालय तक जाएगी। और चूंकि इसमें बहुत सारे लोग बाहर के शामिल होंगे, इसलिए बीच में गैप न रहे, इसलिए 6 जनवरी को दिन में 12 बजे दिल्ली के जंतर मंतर पर तमाम देश के ऐसे संगठनों को जो इस आंदोलन को अलग अलग जगह चला रहे हैं वहां पर आमंत्रित किया गया है ताकि एक नई शुरुआत इस ईवीएम के खिलाफ की जा सके। देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये जब पार्टियां हार जाती हैं तो मशीनें खराब बताने लगती हैं, और जब पार्टियां जिन प्रदेशों में जीत जाती हैं तो विपक्ष की पार्टियां कुछ नहीं बोलती। और ऐसा देखने को सुनने को मिला भी है। जो अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए और हिंदी बेल्ट की जो 3 राज्य, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, वहां पर जिस तरीके के रिजल्ट सुबह 8 बजे से लेकर के 11 बजे तक अलग थे और उसके बाद में तुरंत उनका ट्रेंड बदला, तो पार्टियां भी सकते में है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। यह बात हम 2019 से लगातार कह रहे हैं। 2019 से लेकर के अभी तक भानु प्रताप सिंह जी के नेतृत्व में लंबी समय से दर्जनों बार हमने कोशिश की देश के लोगों को बुलाने की। लोग आए,
लेकिन उस तरीके से आंदोलन का स्वरूप नहीं बदल सका जिस तरीके से जनता से उम्मीद की गई थी। इस बार फिर यह प्रयास है, और यह प्रयास अंतिम प्रयास इसलिए भी कहा जाएगा क्योंकि 2024 में अगर यही सरकार दोबारा ईवीएम का इस्तेमाल करके, दुरुपयोग करके वापस आ गई तो शायद 2024 के बाद किसी को वोट देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब इस कड़ी में मैं आप सभी पत्रकारों से एक विशेष बात बताना चाहूंगा। मैं दिल्ली के अंदर 2008, 2015 और 2020 3 बार एमएलए के चुनाव मैंने लड़े। इस बार ये जो अभी चुनाव हुआ है 5 राज्यों का, वहां पर 2 रिपोर्ट आई जिसको मैं बहुत लंबे समय से कहता रहा हूं। और रिपोर्ट ये आई है कि चुनाव लड़ने वाले 2 प्रत्याशी, एक राजस्थान से था और एक मध्य प्रदेश से, जिन्होंने खुद चुनाव लड़ा और चुनाव लड़कर के जिस बूथ पर खुद उन्होंने वोट दिया, उनका वोट और उनके परिवार का वोट उसी पर्टिकुलर बूथ पर था। भाई हो सकता है उनकी घरवाली ने उनको वोट ना दिया हो सकता है उनकी मदर ने उनको वोट ना दिया हो सकता है उनकी बेटी ने उनको वोट ना दिया हो, लेकिन जो खुद प्रत्याशी था उसने अपना वोट अपने आप को तो जरूर दिया। और अपना वोट देने के बाद उस पर्टिकुलर बूथ की जब काउंटिंग हुआ और रिजल्ट आया तो उस प्रत्याशी का वोट वहां पर 0 निकला। अब सोचने वाला विषय यह है देश की जनता को जो कहते हैं कि ये सब गड़बड़ है, कि अगर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को खुद का दिया हुआ वोट मशीन में किसी और को दे दिया, तो इस देश की आधी आबादी की जो अनपढ़ जनता गांव देहात में रहती है और वोट देती है, उसका वोट कहां जा रहा है किसको पता है? या पढ़े लिखे लोग भी हैं, उनका वोट कहां जा रहा है किसको पता है? इसका मतलब यह है कि सरासर तौर पर ईवीएम के अंदर धांधली है, डकैती है। और मैं तो एक बात और कहता हूं कि जब उपग्रह छोड़ा जाता है, हजारों लाखों किलोमीटर दूर गए उपग्रह को हम इसी धरती पर बैठ करके कंट्रोल करते हैं, 1-1 मिनट की रिपोर्ट देते हैं, कब पहुंचा कब नहीं पहुंचा, कब उससे यात्री उतरा कब नहीं उतरा, कब उसने धरती में पैर रखा, सारी चीज हम देखते हैं। टीवी हमारे घर में लगे हुए हैं, रिमोट से हम कंट्रोल करते हैं। अब तो मेट्रो भी रिमोट से चलने लगी है, जो बिना ड्राइवर के चल रही है, कई सारी लाइनें ऐसी हैं। तो जब सारी चीजें संभव हैं, हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम घर बैठे कंट्रोल करके रिमोट से चल रहा है, तो ईवीएम हैक कैसे नहीं हो सकती? जो चुनाव आयोग ये दावा करता है कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता, तो ये टोटली गलत है। और चुनाव आयोग सिर्फ और सिर्फ केंद्र की सरकार के इशारे पर इस तरीके के वक्तव्य दे रहा है। जिन देशों ने इस ईवीएम को बनाया, जब उन देशों ने ही अपनी बनाई हुई ईवीएम से अपने यहां चुनाव नहीं कराए, तो फिर इस देश को क्या जरूरत है कि ईवीएम से चुनाव कराए जाए? सभी विपक्षी दलों की जो रिक्वेस्ट है, समाज सेवियों की जो रिक्वेस्ट है, पूरे देश की जो आवाज है, चुनाव आयोग को सुननी चाहिए। और मैं तमाम देश के राजनीतिक दलों से ये उम्मीद करता हूं कि देश की जनता का तो नाश होना ही होना है अगर ये ईवीएम से चुनाव हुआ, लेकिन जिन्होंने अपनी पार्टियां बना रखी है, जो बनने के बाद, चुनाव का रिजल्ट आने के बाद सिर पकड़ करके रोते हैं, 2024 के बाद इन राजनीतिक दलों को रोने का और सिर पकड़ करके बैठने का भी मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि चुनाव होगा ही नहीं। इसलिए ये समय है, सिर्फ 100 दिन का समय है। आज से अगर हम मान करके चले, ये सिर्फ 100 दिन का समय है। इस 100 दिन में हम चाहें तो लोकतंत्र को बचा सकते हैं, इस 100 दिन में हम चाहें तो भारतीय संविधान को बचा सकते हैं। वहां पर एक डेलीगेशन जाएगा इलेक्शन कमीशन के आह्वान पे, ये उन्होंने 2017 से कर रखा है कि जो जागरूक नागरिक हैं वो आए और इस प्रोसेस को देखें और इसको ठीक करें। तो एक डेलीगेशन जाएगा पैदल चल के। हम इलेक्शन कमीशन को एक रिटर्न में भी रिक्वेस्ट दे रहे हैं, पुलिस को भी रिटर्न में बता रहे हैं, इसके लिए कोई परमिशन की आवश्यकता कानून में नहीं है। हम कोई ट्रैफिक डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम लोग थोड़े से लोग होंगे, वो पैदल चल के जाएंगे बगैर किसी ट्रैफिक में व्यवस्था बिगाड़े, कुछ भी किए। हमने मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से एक दिल्ली हाई कोर्ट में
पिटीशन भी डाल रखी है, क्योंकि हमारी मुस्लिम महापंचायत को बार बार कैंसिल कर रही है दिल्ली पुलिस। तो हमें ये बताए कि प्रोसीजर कोई है कानून का कि किस तरीके से कोई डेलीगेशन जाएगा किसी से मिलने, किस तरीके से कोई प्रदर्शन करना होगा, किस तरीके से कोई सभा करनी होगी। तो ऐसा कोई भी डायरेक्टिव ऑफिशियल दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट में स्टेटमेंट दी थी कि हमारे पास ऐसी कोई डायरेक्शन या पॉलिसी कुछ भी नहीं है। कानून के हिसाब से आर्टिकल 19 है, हम सिर्फ मिलने जा रहे हैं, कोई प्रदर्शन करने नहीं जा रहे। और उनसे ये कह रहे हैं कि हमें 50, हमें देखिए इलेक्शन कमीशन तो खुश हो जाएगा इस बात से। तो हम ये हमारे नौकर हैं इलेक्शन कमीशन के, जो चीफ इलेक्शन कमीशन है, भारत की जनता के नौकर ही तो हैं। मालिक नौकरों के पास जा रहे हैं एक रिक्वेस्ट लेके, तो नौकर मेरे ख्याल से जो इलेक्शन कमीशन के नौकर हैं देश की जनता के, वो हमें 50 ईवीएम्स हैंड ओवर कर देंगे। फिर ये भी हो सकता है ना कि हम हैक ना कर पाए उसे, तो उनकी बात सही हो जाएगी। और अगर हम देश की जनता के सामने हैक करके दिखा देंगे तो इलेक्शन कमीशन जो इनडायरेक्टली हिंट कर रहा है देश की जनता को, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने किया था, तो उस साबित हो जाएगी बात कि ये ईवीएम की मशीनें बनाई इसलिए जा रही हैं कि मोदी जी जो सारी सीटें जीत रहे हैं वो सारी क्या, जितनी सीटें चाहेंगे वो उतनी जीतेंगे ईवीएम से, तो उनके हाथ में है। इसलिए तो कहते हैं ना बार बार एक नारा, आएगा तो ईवीएम से आएगा तो मोदी ही, और ईवीएम नहीं होएगा तो जाएगा तो मोदी ही। यानी आप उस चुनौती को एक्सेप्ट कर रहे हैं जो चुनौती ये कहकर दी जाती है कि आओ और साबित करो। यस, ये चुनौती मान रहे हैं आप। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने चैलेंज भी लिखा था अपने प्रेस रिलीज में। हम चुनौती नहीं मान रहे, हम उनका इशारा मान रहे हैं कि आओ और इसकी चोरी पकड़ लो दुनिया के सामने, ताकि हमसे ये पाप होने से बच जाए। मैं तो इसको इस नजर से देखता हूँ, इलेक्शन कमीशन ने जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा था ना, आओ और हमारी रक्षा करो, इलेक्शन कमीशन गुहार लगा रही है, आओ हमारी रक्षा करो देश की जनता से। और इसमें पुलिस के लोग जो हैं वो मेरे ख्याल से उन्हें हमें सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि इससे मोदी सरकार की भी तो क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी। क्योंकि इलेक्शन की मशीनें तो कोई, अब मैं उस डिटेल्स में नहीं जाना चाहता क्योंकि वो लंबी बात हो जाएगी, जो 2 कंपनीज बनाती हैं वो कोई अपने घर में 100% बन रही है क्या? बाहर से मेरे पास ये भी जानकारी है कि ये जैसे पेगासस इजराइल से आया है, ये मशीनों का भी जो मेन इक्विपमेंट है सब इजराइल से बन के आ रहे हैं। हैक कैसे होनी है, हैकेबल है या नहीं है, या प्री प्रोग्राम्ड है, ये सब हम उसी मशीन को खोल के दिखा देंगे ना आपके सामने, दुनिया के सामने। जो इलेक्शन कमीशन हमसे चाहता है, शायद हमने उनकी बात पकड़ ली है, लेकिन देश की जनता को अब सड़कों पे आना पड़ेगा। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हो सकता है वो इस बात से थोड़ा सा गुरेज कर रही हो कि ये इल्जाम लगेंगे कि आप इलेक्शन लड़ते ही क्यों, मगर जब देश की जनता उनसे आह्वान कर रही है, हर एक देशभक्त व्यक्ति से, हर एक इंसाफ पसंद व्यक्ति से, हर एक संविधान के मानने वाले व्यक्ति से हम गुजारिश कर रहे हैं कि देश की जनता, तो पॉलिटिकल पार्टीज भी है ना, उनके लीडर्स भी हैं, वो सब आए। ये भानु जी ने भी बताया, कपिल जी ने बताया, हमारी लड़ाई नहीं है, हमें थोड़ी मंत्री वो बनना है और प्राइम मिनिस्टर। तो इंडिया गठबंधन तो टूट गया, फिर आप इंडिया गठबंधन पे आ गए। ये देश टूटने से बचाने की बात हो रही है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है कौन प्रधानमंत्री बने, कौन सरकार जीते, कौन हारे। हमें मतलब है कि देश में निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, जनता की आवाज से जीते हुए लोग पार्लियामेंट में, असेंबलीज में जाने चाहिए, ईवीएम से जीते हुए लोग पार्लियामेंट और असेंबली में नहीं जाने चाहिए। हमारी आवाज, हमारा ये मतलब है, हमें इंडिया गठबंधन या किसी गठबंधन से मतलब नहीं है। हैकिंग के सबूत तो है नहीं जरा आपके पास? ईवीएम मशीन है जो हैक करूं मैं, आप ईवीएम मशीन दिलाओ तो उसे हैक करूं ना। देखिए, आयोग ने तो कहा है सर, चैलेंज, मैं वही चैलेंज तो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। चैलेंज पार्टियां गई थी, कोई भी नहीं ले पाया, ईवीएम ना कर पाया सर। नहीं तो हमें दे देना, हम ही कर देंगे। हम कोई पार्टी नहीं है, हम तो नागरिक हैं। हम दुनिया के सामने अलग अलग स्टेट्स में जाके ईवीएम की जो इलेक्शन कमीशन की सील होगी वो भी आप लोगों के सामने लाइव खोलेंगे, लाइव हैक करके दिखाएंगे, लाइव दिखाएंगे कि आप किसी भी बटन पे उंगली दबाओ, बीजेपी के उतने वोट आएंगे ही, लाइव दिखाएंगे। ये हम कह रहे हैं आप लोगों से। लोग तो कहते हैं सर 14 से पहले ईवीएम नहीं थी क्या? थी, कांग्रेस के टाइम पे भी ईवीएम थी, बिल्कुल थी। कांग्रेस के अंदर आरएसएस के बहुत सारे लोग थे, मैं नाम आज नहीं लेना चाह रहा क्योंकि विषय भटक जाएगा, जिन्होंने मोदी के साथ साठगांठ करके मोदी साहब को जिताया। 2014 में भी ईवीएम के माध्यम से जिताया, वरना इतनी सीटें नहीं आने वाली थी। तो कांग्रेस के अंदर भी आरएसएस के लोग थे, बहुत सारे लोग तो अब छोड़ के जा भी रहे, उनके चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। आप सब लोग देख ही रहे हैं कैसे कैसे लोग जो इतने हार्डकोर कांग्रेसी बताते थे, कितनी मलाइयां और कितने मक्खन खाए जिन लोगों ने, वो कांग्रेस को छोड़ के जा रहे हैं। तो ये क्यों? क्योंकि वो लोग सब उनके लोग थे या वो ईडी और सीबीआई से डर गए।
सर एक आम सा सवाल है कि जो मुख्य पार्टियां विपक्षी पार्टियां हैं जिनको सीधे तौर पर नुकसान ईवीएम से हो रहा है, जब वो चुनाव जीतती हैं या रिजल्ट आता है जब उनके फेवर में नहीं जाता तभी ये सवाल उठता है, और वो खुले तौर पर ईवीएम के खिलाफ लड़ाई क्यों नहीं लड़ी? आप लड़ रहे हैं, मतलब वो पार्टियां जिनको सीधे तौर पर ईवीएम नुकसान पहुंचा रही है, इसके पीछे की क्या वजह है? सबसे बड़ा फायदा और नुकसान देश की जनता का है ना, तो जनता ये कर रही है। पॉलिटिकल पार्टीज को अगर कोई बेवकूफ बना देता है कुछ टाइम के लिए जिता के, क्योंकि लोकसभा चुनाव जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए, या 20 से 25% तक ही हैक कर रहे हैं अभी वो, तो ये उनके हाथ में है ना कि वो एक भ्रम भी तो बनाना चाहते हैं जिता के कि हम हर चुनाव नहीं जीत रहे। ये सब जो तरह तरह के जो इन्होंने सिस्टम निकाल रखे हैं ना जनता को धोखा देने के लिए, कि ये कभी किसी के नाम पे कभी किसी के नाम पे, हमने अब जैसे बहुत सारी चीजें करते हैं, जो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि इलेक्शन लॉ में अपने आप में अपराध है, पर वो करते हैं, पर इलेक्शन उससे नहीं जीतते हैं। इलेक्शन बुनियादी तौर पे ईवीएम से जीतते हैं। उसकी सबसे बड़ा सबूत यह है, मोदी जी ने अपने सारे बड़े बड़े लीडर्स को दरवाजा दिखा दिया। किसी की जरूरत नहीं है मोदी जी को, जब तक ईवीएम है ना आडवाणी जी की जरूरत है, ना शिवराज सिंह जी की जरूरत है, ना योगी जी की जरूरत है, ना गडकरी जी की जरूरत है, ना किसी भी और राजनाथ सिंह जी की। राजनीतिक दलों को ईवीएम के खिलाफ आंदोलन चलाना चाहिए। इसके अलावा आगे कहते हैं कि ईवीएम के खिलाफ सड़क पर उतरकर आंदोलन विपक्ष करे। तीसरी बात, राजनीतिक दलों को ईवीएम से चुनाव के बहिष्कार के विकल्प पर भी विचार करना चाहिए। और आगे, मैं जल्द ही तकनीकी विशेषज्ञों के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने ईवीएम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की योजना बना रहा हूं। अब इससे पहले जो उन्होंने कहा कि विपक्ष को जो है सड़क पर उतरकर आंदोलन करना चाहिए, मैं बड़े भाई महमूद पराचा जी ने जो बात कही, जस्टिस संजय किशन कौल साहब का जो उदाहरण दिया कि रिटायर होने से पहले जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है, उस इंटरव्यू में जो उन्होंने बात कही कि विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट से विपक्ष की भूमिका की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब साफ है, वो विपक्ष को कह रहे हैं सड़क पर उतरो, आंदोलन करो, ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करो, देश को बचाओ, लोकतंत्र को बचाओ, संविधान को बचाओ। अगर इस सबके बावजूद विपक्ष सड़क पर नहीं आता तो गुनहगार विपक्ष भी होगा, पॉलिटिशियन पार्टी भी होंगी। लेकिन सिविल सोसाइटी के लोग, जैसे हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, और जैसे हमारे भाई बड़े भाई महमूद पराचा जी आंदोलन कर रहे हैं, आदरणीय डीसी कपिल साहब लगातार आंदोलन कर रहे हैं, बहुत से लोग आंदोलन कर रहे हैं, और सिविल सोसाइटी के जो 6500 लोग, ब्रिलियंट लोग, सुप्रीम कोर्ट जजेस से लेकर नीचे तक सारे, उन सबने जो लिख के दिया, मतलब देश की जनता, सिविल सोसाइटी के लोग, पढ़े लिखे अनपढ़, सब ईवीएम के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। हम लगातार इतने साल से कह रहे थे, किसी को समझ में नहीं आती, लेकिन जब 5 राज्यों में चुनाव हुआ और ईवीएम के माध्यम से गड़बड़ी करके जो 3 राज्यों को जीत लिया गया, जिसके विषय में 15,000 कंप्लेंट, मध्य प्रदेश के विषय में 15,000 कंप्लेंट 17 नवंबर को जब चुनाव हुआ था, उसके बाद 3 तारीख को ही सीबीआई साहब के सामने कंप्लेंट कर दी गई। नरेंद्र मिश्रा जी हैं उनके माध्यम से, और पिटीशन पड़ी हुई है, कुछ सुनवाई होगी, बाकी होनी, मतलब इतना सारा सब कुछ हो रहा है, फिर भी इलेक्शन कमीशन किसी के बात सुनने को तैयार नहीं, सरकार फिर भी कुछ सुनने को तैयार नहीं है, ईवीएम से ही चुनाव कराने को बात कर रही है। और सबसे बड़ी जो आगे बात है, बात यह है कि आपने मोदी जी का सुना था, जब इस चुनाव के बाद में अपने गए हैं कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं, तो क्या कहते हैं, मुझे मोदी जी मत कहो, मोदी कहो। और दूसरी बात जो कहते हैं अपने साथियों से कि इस बार सभी सीटें जीतेंगे, सभी सीटें जीतेंगे। आदमी कितना ही भी बड़ा तुर्रम खां क्यों ना हो, कितना ही भी इस देश की जनता उसको मानती हो, पसंद करती हो, प्यार करती हो, फिर भी सभी सीटें कोई नहीं जीत सकता। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी दावा कर रहे हैं। क्यों दावा कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें मालूम है ईवीएम उनके हाथ में है, इलेक्शन कमीशन उनकी जेब में, इसलिए दावा कर रहे हैं। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं, मोदी जी इतना भरोसा अगर है आपको, एक बार, केवल एक बार 2024 का चुनाव वीवीपैट ईवीएम इनको हटा के बैलेट पेपर से कराओ। मैं लिख के दे रहा हूं, बीजेपी 40
मोदी अपनी सीट जीतना भारी पड़ गया। और इसीलिए इन सारी चीजों को देखकर, क्योंकि ये निश्चित हो चुका है, ईवीएम है तो मोदी है, ईवीएम है तो मोदी सरकार है, भाजपा सरकार है। ईवीएम खत्म, भाजपा सरकार का टुकड़ा साफ। ईवीएम है तो भारत नहीं बचेगा। भारत की बात कर रहा हूं मैं, ये देश आपका और हमारा सबका। ईवीएम है तो भारत नहीं बचेगा, ईवीएम है संविधान नहीं बचेगा, और ईवीएम है तो देश की जनता बचेगी नहीं। और अगर ये चुनाव ईवीएम से करा दिया गया, 2024 का लोकसभा चुनाव, इसके बाद कुछ बचना नहीं है। इस देश की जनता के तमाम अधिकार खत्म कर दिए जाएंगे। वैसे ही मोदी सरकार जो संसद में लगातार आपराधिक कानूनों में संशोधन करके, जैसे सीआरपीसी में कर दिया, सीपीसी में कर, उन्होंने आईपीसी में कर दिया, एविडेंस एक्ट में कर दिया। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आप कुछ नहीं बोल सकते। आर्थिक स्थिति पर आप कुछ बोलेंगे तो आर्थिक स्थिति में आपको आतंकवाद की धाराओं में बंद कर दिया जाएगा यूएपी। ये सारे कानून लाकर इस देश के लोगों की जुबान बंद करना चाहते हैं, उनका गला घोटना चाहते हैं। ये सारी जो चीज चल रही है, इसलिए इस देश को बचाना है। तो पहला कार्यक्रम जो हमारा आदरणीय बड़े भाई महमूद पराचा जी ने किया 5 तारीख का शाम को 4 बजे से पटियाला हाउस कोर्ट के गेट नंबर 4 से इलेक्शन कमीशन तक मार्च। इसके बाद जो देश भर के लोग हैं, उन सबका एक जबरदस्त बड़ा प्रोग्राम जंतर मंतर पर 6 तारीख को, अगले ही दिन शनिवार 5 तारीख के बाद 6 तारीख को जंतर मंतर दिल्ली पर 12 बजे प्रोग्राम है। और देश भर के लोगों से बहुत जबरदस्त रेस्पॉन्स है। जो भी साथी हमें देख और सुन रहे हों, उन सबसे एक ही निवेदन है, ये लड़ाई मेरी अकेले की नहीं है, ये लड़ाई महमूद भाई की अकेले की नहीं है, डीसी कपिल साहब की नहीं है, आप में जितने भी साथी हैं आपके अकेले की किसी की नहीं है। ये लड़ाई देश को बचाने की लड़ाई है, आजादी की दूसरी लड़ाई है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं। इस आजादी की दूसरी लड़ाई में कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाकर अगर हर देशवासी साथ देगा तो भारत बचेगा, अन्यथा आपकी आने वाली पीढ़ियां तबाह हो जाएंगी, आपके बच्चों का भविष्य तबाह हो जाएगा। और इसके बाद इस देश में राजतंत्र स्थापित होगा, और राजतंत्र में राज थानों से चलता, अदालतों से नहीं। तो अदालतों की भी जो भूमिका है, या अदालतों का भी जो अस्तित्व है, वो भी खतरे में। जो विधायक हैं उनका भी अस्तित्व खतरे में। देश बहुत संकट में है। इसलिए हर किसी से मेरा निवेदन है, हम सारे साथियों को, लोग फोन करते हैं, साथियों फोन न करें, बल्कि हमारे साथ कंधे से कंधा, कदम से कदम मिलाकर साथ दें। 5 जनवरी को और 6 जनवरी को, 5 जनवरी को पटियाला कोर्ट से इलेक्शन कमीशन तक 4 बजे मार्च, और गेट नंबर 4 से, और 6 जनवरी को दिन शनिवार जंतर मंतर पर 12 बजे, कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाकर साथ दीजिए।